जी अस्सलाम वालेकुम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंट्रोडक्शन हम करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का आज चैप्टर 1 है। इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ ज़रा 75 80 पे, ठीक है। सो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। So what is an operating system? A program that acts as an intermediary between a computer and a user and the computer hardware, यानी कि जो कि यूज़र मोड और जिसे कहते हैं कर्नल मोड। कर्नल क्या होता है हमारा? कर्नल हमारा ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल और यूज़र के दरमियान की जो इंटरेक्शन होती है, यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान जो भी इनपुट आउटपुट कमांड्स है, उस सारों को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या होते हैं कि वो यूज़र के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करे और मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़ और यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एफिशिएंट मैनर। हार्डवेयर को कंट्रोल करता है वो। उसके अलावा आगे चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर। कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कैसा है सिस्टम का? हमारे सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और हार्डवेयर होते हैं और एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स होते हैं और कुछ यूज़र्स होते हैं जो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो हार्डवेयर में अगर हम पहले देखें, उसमें सीपीयू आ जाता है, मेमोरी आ जाता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट यूज़ ऑफ हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेशंस एंड यूज़र्स। तो वही बात कि वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। जो भी एप्लीकेशन कोई काम करना चाहे, किसी हार्डवेयर को यूज़ करना चाहे, कोई भी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहे, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो काम करवाता है। The application programs define the way in which the system resources are used to solve the computing problems of the users. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन से होते हैं कि जो यूज़र्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, कस्टम बिल्ट प्रोग्राम्स जिनको कह सकते हैं हम, जैसे वर्ड प्रोसेसर है। दीज आर कस्टम बिल्ट प्रोग्राम्स फॉर कस्टमर्स। सो वीडियो गेम्स, डेटाबेस सिस्टम्स, वेब ब्राउजर्स, सो दीज आर ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। यूज़र्स कौन से हो सकते हैं? पीपल हो सकते हैं, मशीन्स हो सकते हैं, अदर कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, यानी कि जो एआई में रोबोट्स वगैरह, वो भी यूज़र हो सकता है। 4 कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सो वही बात, यूज़र, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर। सो ये इनकी कोई एक हायरार्की होती है इस तरह की कि यूज़र्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं थ्रू कंपाइलर, असेंबलर, डेटाबेस सिस्टम्स किसके साथ? एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम किसके साथ इंटरेक्ट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके साथ इंटरेक्ट करता है? कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम्स डू डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू। User wants convenience, ease of use, don't care about resource utilization, but shared computers such as mainframe or mini computer must keep all users happy. सो यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो, उसके पास यहाँ कुछ उन्होंने बेनिफिट्स लिखे हुए हैं कि जैसे एम्बेडेड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम किस में यूज़ होते हैं? जो जैसे कैरी किसॉक। किसॉक अगर आपको पता हो, किसॉक वो किसॉक किसॉक मशीन, कियोसक, सॉरी। सो ये मशीन्स होती हैं, इनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो एम्बेडेड होते हैं। Handheld computers are resource poor, optimized for usability and बैटरी लाइफ। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स है, लैपटॉप्स है, ये उनकी बात हो रही है। वो रिसोर्स पूर इसलिए होते हैं, उनमें कैपेसिटी कम होती है, रैम कम होती है, स्टोरेज कम होती है, लेकिन उनको हम यूज़बिलिटी और बैटरी की वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि उनकी एक बैटरी लाइफ होती है। एक और चीज़ रह गई, यूजर्स ऑफ डेडिकेटेड सिस्टम सच एज वर्क स्टेशन हैव डेडिकेटेड रिसोर्सेज बट फ्रीक्वेंटली यूज शेयर रिसोर्सेज फ्रॉम द सर्वर। सो जो वर्क स्टेशन होते हैं जिसमें क्लाइंट सर्वर होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं,
तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं हर कंप्यूटर के, लेकिन जो सर्वर जो रिसोर्स अपने क्लाउड में रखता है वो यूज़ कर सकते हैं यूज़र्स। इसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ डेफिनेशंस है। OS is a resource allocator. OS is a control program. तो ये दोनों चीज़ें कहता है OS करता है कि वो रिसोर्स एलोकेट करता है, यानी कि अगर सपोज कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं आप तो उसको कुछ रैम चाहिए, सम क्वांटिटी ऑफ रैम, तो वो OS का काम है कि उसको एलोकेट करे। अगर आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कौन करेगा, ओएस करेगा, उसके एरर को प्रिवेंट करेगा, और स्पेशल कंसर्न विद ऑपरेशंस एंड कंट्रोल ऑफ आईओ डिवाइसेस। सो लेट्स मूव ऑन। ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशंस क्या? हाँ, 550 किक्स का, और एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर उसे कहना कि गार्ड का डाले। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन। नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई अब तक कोई ऐसी ऐसा कोई वो पत्थर पे लकीर डेफिनेशन कोई नहीं आई, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम विद अ टाइम डिफरेंट चीज़ इवॉल्व होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी इंप्रूवमेंट्स आती है, तो वो डिफरेंट पर्पजेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज़ किया जा रहा है। द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑन द कंप्यूटर इज द कर्नल। सो कर्नल जो है ना वो समझना उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे जाके आपको समझ आएगी। अभी फ़िलहाल कर्नल की आपको समझ नहीं आएगी। कर्नल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फ़िलहाल कर्नल को आप यही समझिए कि कर्नल जो है ना हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो इसका काम क्या होता है, वर्किंग सारी आगे जाके स्लाइड्स में आगे जब हम पढ़ेंगे तो सब आपको समझ आएगा। एवरीथिंग एल्स इज़ आइदर अ सिस्टम प्रोग्राम और एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। यानी कि उसका कहने का मतलब ये कि सिस्टम बाकी जो पीछे बच कर गया है, बाकी सिस्टम प्रोग्राम बच जाते हैं ना जो डेडिकेटेड होते हैं, जो कि प्री बिल्ट होते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपको पता है कि वो एप्लीकेशंस यूज़र की नीड्स के लिए होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन वन और मोर CPUs device controllers connect through common bus providing access to shared memory. सो शेयर्ड मेमोरी होती है इसके अंदर, जैसे नीचे का आपको मैं दिखाऊँ, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ CPUs एंड डिवाइसेस competing फॉर मेमोरी साइकिल्स। तो ये CPU है, ये डिस्क कंट्रोलर है, ये कंपोनेंट्स है, CPU, डिस्क कंट्रोलर, USB और ग्राफिक्स अडाप्टर। ये मॉनिटर्स को कंट्रोल करता है इस कंपोनेंट को। ये कंपोनेंट जो है USB कंट्रोलर के माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर कंट्रोल करते हैं, और ये डिस्क करते हैं इस कंपोनेंट को कंट्रोल, डिस्क कंट्रोलर को। सो ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो इंटरलिंक्ड है, और इनकी एग्जीक्यूशन जो है कॉन्करेंट होती है, ठीक है ना, मेमोरी साइकिल्स के लिए। इसने भी रिसोर्स यूज़ करना है, इसने भी रिसोर्स यूज़ करना है, इसने भी करना है, इसने भी करना है। तो इसलिए हमारा जो कर्नल है वो क्या करता है, वो सबको कॉन्करेंटली रिसोर्स देगा। कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन। Input output devices and the CPU can execute concurrently, ठीक है, और each device controller is in charge of a particular device type। मतलब कि जैसे ऊपर अभी हमने पढ़ा सारा, देखो ये है ना, ये डिवाइस डिस्क कंट्रोलर है, तो इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिस्क को कंट्रोल करेगा। USB कंट्रोलर है तो वो इनको कंट्रोल करेगा। इसी तरह ग्राफिक्स का कंट्रोलर है तो वो मॉनिटर को, LEDs को कंट्रोल करेगा। Each device controller has a local buffer. CPU moves data from main memory to local buffers। ठीक है ना, तो CPU का काम क्या है कि मेन मेमोरी से लोकल बफर्स के अंदर डाटा को ट्रांसफर करना। डिवाइस कंट्रोलर informs CPU that it has finished its operation by causing an interrupt। सो इंटरप्ट क्या होता है कि एक रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, कोई भी कंपोनेंट किसी रिसोर्स को यूज़ करता है ना, तो जब दूसरा कंपोनेंट बीच में मुदाखलत करे,
और उस रिसोर्स को यूज़ करे तो उसको इंटरप्ट कहते हैं। तो फिर सीपीयू जो है ना वो डिसाइड करता है कि दोनों में से किसको पहले रिसोर्स देना है। तो डिवाइस कंट्रोलर जो है वो सीपीयू को इस बारे में इन्फॉर्म करता है कि यार एक अब इंटरप्ट हो गया है। कॉमन फंक्शंस ऑफ इंटरप्ट्स। Interrupt transfers control to the interrupt service routine generally through the interrupt vector. So interrupt vector क्या करता है कि वो एक मीडियम है बिटवीन interrupt और interrupt service routine. Interrupt क्या करता है, interrupt vector के थ्रू interrupt service routine तक एक interrupt transfer control जो है वो एक मैसेज पास करता है जिसके अंदर एड्रेस होते हैं सर्विस रूटीन्स के। ठीक है। Interrupt architecture must save the addresses of the interrupted instruction. Incoming interrupts are disabled while another interrupt is being processed to prevent a lost interrupt. So जो incoming interrupts होते हैं उनको disable कर दिया जाता है और जो इंटरप्ट जो है वो प्रोसेसिंग में होते हैं उनको प्रोसेस इसलिए करते हैं ताकि जो इंटरप्ट्स क्यू में आ चुके हैं उनको हम जल्दी से एग्जीक्यूट कर लें ताकि वो लॉस्ट ना हो जाए और फिर हम पिछले जो डिसेबल्ड होते हैं उनको वापस इनकम कर लें इनकमिंग। अ ट्रैप इज़ अ सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट। ट्रैप के बारे में अभी ये बड़ी अहम definition है। A trap is a software generated interrupt caused either by an error or user request। मतलब एक यूजर रिक्वेस्ट करता है कोई भी या यूजर किसी चीज कोई रिसोर्स रिक्वेस्ट करता है तो वो ट्रप इंटरप्ट जो होती है इसको ट्रैप कहते हैं जो कि यूजर की जानिब से की जाती है। सो ये याद रखना आपने। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरप्ट ड्रिवन। Okay, so input output structure. After input output starts, control returns the user program only upon input output completions. So user का प्रोग्राम के पास कंट्रोल तभी वापस आएगा जब इनपुट और आउटपुट का जो इंटरप्ट्स है या जो भी उनकी कमांड्स है वो कंप्लीट होएगी उसके बाद यूजर के पास कंट्रोल वापस आता है। After IO starts, control returns to the user program without waiting for IO completion. ठीक हो गया है। तो wait instruction idles the CPU until the next interrupt। तो CPU जो है वो आइडल हो जाता है जब तक के अगली कोई इंटरप्ट नहीं आती। तो वेट लूप, नो सिमिल्टेनियस IO प्रोसेसिंग, ये जो है ना ये ड्रॉबैक है, सिमिल्टेनियस IO प्रोसेसिंग नहीं होती। System call requests to the operating system to allow user to wait for the IO completion। सिस्टम कॉल क्या होती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारा OS है तो वो रिक्वेस्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम के कि यूज़र को अलाउ करो और कि वो वेट करे IO कंप्लीशन के लिए ताकि कंट्रोल हम यूज़र को वापस दें। Device status table. Device status table contains entry for each IO device indicating its type, address and state। State क्या होता है? State डाटा होता है, कोई भी डाटा हो सकता है उसके बारे में, किसी भी IO डिवाइस के बारे में, उसका एड्रेस डिवाइस का वो कहाँ सारा कुछ स्टोर होता है डिवाइस स्टेटस टेबल के अंदर। Operating system indexes into IO device table to determine device status and to modify table entry to include interrupt। So कोई भी इंटरप्ट आता है तो उस टेबल एंट्री को वो मॉडिफाई करता है कि इस डिवाइस का ये एड्रेस है और इसकी जानब से इंटरप्ट आया है, तो ये इसका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम इंडेक्सेस। स्टोरेज स्ट्रक्चर। Main memory only large storage media that a GPU can access directly। Main memory क्या होती है? It is a large storage media that a CPU can access directly। अब इसमें मेन मेमोरी दो तरह की होती है, एक रैंडम एक्सेस होती है और ये होती है टिपिकली वोलेटाइल। सो सेकेंडरी स्टोरेज हमारी कौन सी डिवाइसेस होती है जो कि एक्सटेंशन ऑफ द मेन मेमोरी दैट प्रोवाइड्स लार्ज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस। अब जो
अपना हमारी जो मेन मेमोरी है ना, वो रैंडमली एक्सेस होती है और वो वोलेटाइल भी होती है, जिस तरह हमारी रैम है। तो वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि इट इज़ मतलब कि ना, आप ये कह सकते हो कि इट इज़ फ्रॉड, टेंस, स्ट्रेन्ड, यानी कि इसको स्टेबल नहीं होती, ये मेमोरी जो है परमानेंट नहीं होती, ये मतलब है वोलेटाइल का। इसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हमारी है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कैपेसिटी इनको कहते हैं, जिसमें हमारे एस एस डीज, एच डी डीज वगैरह आ जाती है। सो मुझे 2 मिनट दें, ज़रा मैं ब्रेक ले लूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क आ जाती हैं, जिसमें रिजिड मेटल और ग्लास प्लेटर कवर्ड विद मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल। मैग्नेटिक डिस्क असल में जो होती है ना, वो सीडीज को कह रहा है वो। सीडीज में असल में एक, आप सीडी पे जब आप देखते हैं कोई भी सीडी को, तो उसके ऊपर ना एक रेनबो सी बनी होती है, रेनबो टाइप। उसके अंदर ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं। ये देखें, अब ये देखें, ये इनको कहते हैं ट्रैक्स, इनमें सेक्टर्स होते हैं सीडीज के अंदर। tracks and sectors. So it's like this। ये देखें, ये होता है ट्रैक, ठीक है, और ये होता है सेक्टर, ये पूरा। सो अगर हम इसको सीडी में देखें, सो जो इसमें जैसे ये है, अब ये देखें, ये, हाँ, ये जो चीज़ है ना, ये पूरा सेक्टर होता है, और ट्रैक जो होता है ना, वो इतना हिस्सा होता है एक ट्रैक। सो आपको लोगों को समझ आ गई होगी कि tracks or sectors, disk is divided into tracks and sectors. The disk controller determines the logical interaction between the device and the computer. Storage hierarchy. Storage system organized in hierarchy. Speed, cost, and volatility. Caching. Copying information into faster storage system. Main memory can be viewed as a cache for secondary storage, यानी कि जैसे रैम है, टेम्परेरी मेमोरी। रैम में जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तो टेम्परेरी वो गेम लोड होती है रैम के अंदर फॉर फास्टर परफॉर्मेंस। इसलिए कहते हैं रैम जितनी ज़्यादा होएगी उतना आपका कंप्यूटर फास्टली परफॉर्म करता है। ओके, स्टोरेज डिवाइस हायरार्की। टिपिकली ये हायरार्की जो है ना, ये स्पीड पे होती है या वोलेटिलिटी पे होती है। रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क आती है, फिर मैग्नेटिक डिस्क आती है, फिर ऑप्टिकल डिस्क आती है, और फिर मैग्नेटिक टेप्स आती हैं। मैग्नेटिक टेप्स वो, अगर आपको याद हो, वो कैसेट प्लेयर्स में इस्तेमाल होती थी। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। Most systems use a single general purpose processors PDAs through mainframes. Most systems have special purpose processors as well. तो PDAs जो है जनरल पर्पस प्रोसेसर होते हैं, वो नॉर्मली हमारे सिस्टम्स के अंदर वही लगे होते हैं जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, जो ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद वो कहता है मल्टी प्रोसेसर्स। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स ग्रोइंग इन यूज एंड इम्पोर्टेंस, ऑल्सो नोन एज पैरेलल सिस्टम, टाइटली कपल्ड सिस्टम। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि इंक्रीज थ्रूपुट होती है, इसमें थ्रूपुट ज़्यादा होती है, इकोनॉमी ऑफ स्केल, और इंक्रीज रिलायबिलिटी, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन और फॉल्ट टॉलरेंस। सो जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो होते हैं ना, जिसमें 2 प्रोसेसर होते हैं, 2 से ज़्यादा भी होते हैं प्रोसेसर्स,
तो उनके एडवांटेजेस क्या है कि उसमें जो रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। फॉल्ट टॉलरेंट वो इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें कोई भी इंटरप्ट आती है तो उसको इंटरप्ट के लिए डिफरेंट प्रोसेसर्स होते हैं, एक प्रोसेसर नहीं होता जो कि उस इंटरप्ट को फिर वेट करवाता है या उस वो इंटरप्ट फिर लॉस्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है ना ये बेनिफिशियल होती है मल्टी प्रोसेसर्स के अंदर। टू टाइप्स, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग जिसको मास्टर स्लेव कहते हैं, और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग जिसको पीयर्स कहते हैं। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर। ओके, उसके बाद डुअल कोर है और मेमोरी लेआउट। ओके, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर, इसकी जो डायग्राम है ना वो बहुत फजूल सी है यहाँ। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर। ओके, सो ये देखो कितनी प्यारी डेफ है ये इन्होंने बनाई है, ज़रा अच्छी है ये। देखो ना, पिंटरेस्ट से उठा के इधर स्लाइड में कॉपी कर दी है। ये बड़ी ना सिंपल सी है, इसको अगर समझना हो यहाँ से। CPU 0, CPU 1, CPU 2, तीन प्रोसेसर है और हर प्रोसेसर का अलग अलग रजिस्टर है, हर प्रोसेसर की अलग अलग कैशे है और वो मेमोरी में जा रही है। इसमें तो कुछ ऐसा नहीं बताया हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ समझे ज़रा, यहाँ आपको मज़ा आएगा। मेन मेमोरी है हमारी और बीच में जो बैकबोन वायर है वो है सिस्टम बस, जो जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है, बस आर्बिटर। और ये कैशे है, ठीक है। और इनपुट आउटपुट वैसे है प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2 अप टू सो ऑन प्रोसेसर्स। So simultaneously they are executing, they are getting the inputs and providing the outputs and uh, passing to the main memory. So ये सिमेट्रिक। अच्छा, एसिमेट्रिक भी आ गया, ये देख लो। एसिमेट्रिक क्या होता है, हर प्रोसेस अलग अलग काम कर रहा है। ये देखो, सिमेट्रिक में क्या हो रहा है, तीनों सीपीयू तीनों प्रोसेसेस एक साथ काम कर रहे हैं। और एसिमेट्रिक में क्या होता है कि स्लेव मास्टर स्लेव अलग अलग दे आर वर्किंग। सो सिमेट्रिक में शेयर्ड मेमोरी होती है और एसिमेट्रिक में नो शेयर्ड मेमोरी। सो आई होप सो ये आपको समझ आ गया है। उसके बाद डुअल कोर डिज़ाइन पे आते हैं। डुअल कोर में क्या होता है, दो कोर्स होते हैं और जैसे ये है और ये है, तो ये दोनों एक तरह से मेमोरी के अंदर जा रहे होते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द सिमेट्रिक अप्रोच। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर में मज़ीद अगर हम जाएँ तो मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ नीडेड फॉर द एफिशिएंसी। सिंगल यूज़र कैन नॉट कीप CPU and IO devices busy at all time. So multi-programming organizes jobs, so CPU always has one to execute as a busy lawyer. CPU हमेशा आइडल नहीं देना चाहिए, इसलिए मल्टी प्रोग्रामिंग जो है उससे एफिशिएंसी हम यूज़ करते हैं बढ़ाने के लिए। A subset of total jobs in system is kept in memory. One job selected and run via job scheduling. सो जॉब शेड्यूलिंग जो है वो कोई टास्क को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन इट हैज़ टू वेट फॉर IO फॉर एग्जांपल ओवर स्विचेस टू अनदर जॉब। ओके, इसके बाद टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग के बारे में उसमें बताया हुआ है। सो दिस इज़ नॉट, आई थिंक सो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअली हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं आगे जाना चाहता हूँ। मैं फजूल चीज़ें इस वक्त थोड़ी स्किप करना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ना है आप लोगों ने से। मेमोरी लेआउट फॉर मल्टी प्रोग्राम सिस्टम। ओके, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम क्या होता है। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम ये होता है कि एक सिस्टम पे मल्टी टास्किंग हो रही हो तो उसको मल्टी प्रोग्राम सिस्टम कहते हैं। इसकी कोई अच्छी सी अगर हम डायग्राम देख लें,
मल्टी प्रोग्राम सिस्टम एक ही डायग्राम छापी हुई है हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह। ओके सो इतनी डायग्राम नहीं है इसके बारे में। सो जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 जॉब 4 ये जॉब्स हैं और ये 0 से 512 एक मेमोरी है और जॉब 1 मेमोरी कंज्यूम कर लेती है, वो जॉब 2 इतनी कर लेती है, जॉब 3 इतनी कर लेती है, जॉब 4 तो इस तरह वो एक रैक्स में उसको सारे टास्क को रख रहा है। सो और वो बस मेमोरीज की शो करा रहा है, मेमोरी लेआउट, बस इसमें कुछ भी नहीं है। मैं चाह रहा था कि अगर कोई अच्छी सी यहाँ से मिल जाती ना कोई समझने के लिए, लेकिन नहीं मिली। इंटरप्ट ड्रिवन बाय हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एरर और रिक्वेस्ट क्रिएट्स एक्सेप्शन और ट्रैप। सो ट्रैप क्या होता है? ट्रैप प्रीवियस स्लाइड्स में हमने पढ़ा, ट्रैप यूजर की जानिब से कोई इंटरप्ट हो तो उसको ट्रैप कहते हैं। सॉफ्टवेयर एरर और रिक्वेस्ट क्रिएट्स एक्सेप्शन और ट्रैप यानी कि एरर। डिवीजन बाय जीरो, रिक्वेस्ट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। सो ये जैसे अब डिवीजन बाय जीरो है, ये एक एरर है। सो ये वो बता रहा है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज की रिक्वेस्ट करेगा। Other process problems include infinite loop process modifying each other or that operating system. डुअल मोड में क्या है जी? हाँ अब यहाँ से शुरू होगी गेम कर्नल की। सो यहाँ से आपने समझना है, अच्छी तरह आके खोल लें अपनी। डुअल मोड ऑपरेशंस अलाउ ओएस टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड द अदर सिस्टम कंपोनेंट्स, जिसके अंदर यूजर मोड है और एक कर्नल मोड है। User mode or kernel mode. Mode width provided by the hardware provides ability to distinguish when the system is running user code or kernel code. तो ये मोड बिट का काम है। Some instructions designated as privileged only executable in kernel mode. So कुछ instructions होती है जो privileged होती है, जो कि सिर्फ kernel mode के अंदर एग्जीक्यूट होती है। सिस्टम कॉल चेंजेस मोड टू कर्नल, रिटर्न फ्रॉम कॉल रीसेट्स इट टू द यूजर। तो सिस्टम कॉल क्या होता है? वो मोड को चेंज करता है कर्नल से या यूजर, कर्नल से यूजर में, यूजर से कर्नल में। तो ये सिस्टम कॉल्स चेंज होते हैं मोड्स। ट्रांजिशन फ्रॉम द यूजर टू कर्नल मोड, timer to prevent infinite loop process hogging resources, set interrupt after specific period, ऑपरेटिंग सिस्टम डिक्रीमेंट्स काउंटर। सो इसको छोड़ो, यहाँ आओ डायग्राम पे। यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग, यूजर का ने कोई एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाया है और सिस्टम कॉल हुई है। सिस्टम कॉल हुई है तो हम यूजर मोड से कर्नल मोड में आ गए हैं। कर्नल मोड में कुछ टास्क जो भी थे वो एग्जीक्यूट हुए और कर्नल मोड से फिर सिस्टम कॉल हुई और सिस्टम कॉल से हम वापस यूजर मोड में आ गए आउटपुट के साथ। सो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग ऑन। प्रोसेस मैनेजमेंट में आते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है उसको प्रोसेस कहते हैं। इट इज यूनिट ऑफ वर्क विद इन द सिस्टम। प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी, प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी। सो एक्टिव पैसिव, पैसिव का मतलब है कि वो जा चुका है, एक्टिव का मतलब है कि अभी वो एक्टिव है प्रोसेस। सो प्रोग्राम इसलिए कहते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो तो वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस नीड्स रिसोर्सेज टू कंप्लीट इट्स टास्क। कौन से रिसोर्सेज चाहिए प्रोसेस को? सीपीयू चाहिए, मेमोरी चाहिए, आईओ चाहिए, फाइल्स चाहिए, इनिशियलाइजेशन डाटा चाहिए। प्रोसेस टर्मिनेशन रिक्वायर्स recalm of any reusable resources. Single threaded process has one program counter specifying location of next instructions to execute. Single threaded process or multi-threaded process has one program counter per thread. सो यहाँ से आपको समझ नहीं आई होगी किसी को भी। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस वर्सेस मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस, इस तरह पढ़ा जाता है। ओके, सिंगल थ्रेडेड जो है रेफर्स टू एग्जीक्यूटिंग एन एंटायर प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड विदाउट इंटरप्शन बाय अ थ्रेड।
A single thread executes a process in a single threading. तो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस में क्या होता है कि एक थ्रेड एक टाइम पे एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट होती है। मल्टी थ्रेडेड में होगा कि वो मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो एग्जीक्यूट होगी इंडिपेंडेंटली बट शेयर देयर रिसोर्सेज। लाइक ये बहुत प्यारी एग्जांपल है यार, इस तरह की चीज़ें स्लाइड्स में इंक्लूड होनी चाहिए। सो ये एक थ्रेड है, एक थ्रेड सारा कुछ यूज़ कर रही है, ठीक है ना, और एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट हो रही है एक टाइम पे। अब मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस में देखो, एक थ्रेड है वो सारा कुछ यूज कर रहा है अलग, ये एक दूसरा थ्रेड है, तीन थ्रेड एट अ टाइम हो रहे हैं और हर थ्रेड को ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल है। सही है, समझ आ गई होगी आपको। So the operating system is responsible for the following activities: creating and deleting both user and system processes, suspending and resuming processes, providing mechanism for process synchronization, providing mechanism for process communication, providing mechanism for deadlock handling. ओके, डेडलॉक बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है यार। डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक होता है कि जब आपके रिसोर्स खत्म हो जाते हैं। मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ यार। डेडलॉक होता है कि जब दो प्रोसेस एक रिसोर्स को मांगे तो वो रिसोर्स कम हो। मतलब कि एक प्रोसेस ने कुछ रिसोर्स मांगा और दूसरे प्रोसेस ने भी उसी टाइम पे रिसोर्स मांग लिया। सो दिस इज अ डेडलॉक। सिंपल, आपको सादा जबान में समझाया। मेमोरी मैनेजमेंट, memory management activities, CPU memory management determines what is in memory. memory में क्या है? optimizing CPU utilization and computer response to user memory management activity, जिसके अंदर keep track of which parts of memory are currently being used and by whom. So ये memory management में होता है कि memory कितनी यूज हो रही है। जैसे कि यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं टास्क मैनेजर में जाके, सो कुल जा सिम सिम ये आते हैं हम टास्क मैनेजर में। सो मेरा लैपटॉप तो स्लो होगा क्योंकि काफ़ी कुछ चल रहा है लैपटॉप के अंदर, ऊपर से विंडो 11 चल रही है। सो जैसे ये देखो, मेमोरी 74% शो हो रही है यहाँ। इस क्रोम ने इतनी मेमोरी यूज़ की है और ये OBS ने 86 मेमोरी यूज़ की है। तो ये है मेमोरी मैनेजमेंट का काम। ओके, स्टोरेज मैनेजमेंट। The operating system provides uniform logical view of physical storage media. लॉजिकल स्टोरेज यूनिट यानी कि फाइल्स और डायरेक्टरीज, बस ठीक है, टाइप काफ़ी है। फिजिकल स्टोरेज मीडिया में तो आपको सबको पता है, यूएसबी होगी, डिस्क हो गया, टेप होगी, एसएसडीज एंड ऑल दैट स्टफ। The operating system OS maps files into physical media and access these files via the storage media. So ये हम सबको पता है कि फाइल्स को हम लोकल लॉजिकल से फिजिकल में किस तरह डालते हैं, ओएस के थ्रू डालते हैं ना। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ असल में सारी कहानी जो फाइल मैनेजमेंट में बस वो यही बताएगा कि बस फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन defined by its creator. It represent programs and data में numeric, alphabet, binary, बस वो ये 10 क्लास से हम डिफिनेशन पढ़ते आए हैं। File usually organized into directories to make them easier to use. Multiple user can access to the same file. Access control होता है इसके अंदर। हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन कर सकता है कि कौन सी फाइल कौन सा बंदा एक्सेस कर सकता है। OS activities include मैपिंग फाइल्स इनटू सेकेंडरी स्टोरेज, बैकअप करता है उनको, प्रिमिटिव और मैनिपुलेट करवा सकता है फाइल्स को, क्रिएट और डिलीट करवा सकता है डायरेक्टरीज। मैस स्टोरेज मैनेजमेंट, सो यहाँ बात आती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की जो कि बैकअप होते हैं, जो जिसके अंदर डिस्क साइज है जो कि प्रिंसिपल स्टोरेज मीडियम है फॉर प्रोग्राम्स एंड डाटा। डिस्क आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन फॉर प्रोग्राम प्रोसेसिंग। प्रॉपर मैनेजमेंट इज ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस। स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेशन हिंग्स ऑन डिस्क सब सिस्टम। जितनी आप उसके सब पार्टीशंस करते हैं किसी डिस्क की, तो स्पीड ऑफ कंप्यूटर आपकी कम होती है। OS activities, free space management, storage allocation or disk scheduling. So end of chapter. So आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।